लोकेशंस हम निकालने वाले हैं लोकेशन ऑफ नोड्स। अब हमको नोड पता है, नोड मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि ठीक है, तो 0 डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स को हम नोड्स बोलते हैं। यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ये है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये है हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे कि अब r इज इक्वल टू 0 है अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r की वैल्यू को 0 कर देना है। मतलब r की वैल्यू बोले तो 2a साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 से कंपेयर कर दिया तो ये 2a उधर जाके हो गया 0, तो बचा हमारे पास में साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इक्वल्स टू 0, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 0। मतलब साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इक्वल्स टू साइन की वैल्यू 0 कौन कौन से एंगल्स के लिए हो सकती है, ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, ऐसे मैं ऐसा बोलूँ क्या, ठीक है, ऐसा बोलने चलेगा ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2 पाई एक्स की साइन की वैल्यू 0 कब होती है, तो हम बोलेंगे 0 पर होती है। पाई पर कितना, पाई 180 होता है, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0 और साइन 270 इज -1। तो इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे पाई 2 पाई 3 पाई n पाई, ठीक है ना। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, हमको 0 मिलने वाली है। तो अगर हमको ये वैल्यू 0 मिलने वाली है तो चलिए एक एक वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखते हैं और x की वैल्यू क्या कहती है वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख पाएंगे, यहाँ पर इसको एक एक वैल्यू के साथ इसको चेक करना है। 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे, ये हुआ फर्स्ट चेक। सेकेंड चेक 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इक्वल्स टू पाई। अब पाई के साथ चेक करना है इसको पाई के साथ चेक किया तो वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो इसको चेक किया, ये पाई और पाई गेट्स कैंसिल, पाई की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा बाय 2, x इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2। देखिए पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 नीचे गया, लैम्बडा ऊपर गया, तो लैम्बडा बाय 2 आ गया। थर्ड चेक 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई गेट्स कैंसिल, x इक्वल टू लैम्बडा, यानी कि हमारे पास में ये वाली एक वैल्यू आ गई है। तो लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा एक और ले लेते हैं, चलिए 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 पाई। तो पाई गेट्स कैंसिल, 3/2 लैम्बडा आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3/2 लैम्बडा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, लोकेशन कौन कौन सी लोकेशन है, 0 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, 3/2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा एटसेट्रा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर हम बोलते हैं कि ये वैल्यू जो हमको मिल रही है, ये वैल्यू किसकी है, लोकेशन ऑफ नोड्स की है, ये नोड्स की लोकेशन हमको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन सारे पॉइंट्स पर आपको मिलेगा नोड। तो 0 पर 0 वाला पॉइंट जो हम मतलब जो वेव बनाने वाले हैं उसकी 0, लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा, 3/2 लैम्बडा और 2 लैम्बडा, ये सब पर हमको क्या मिलने वाला है, नोड्स मिलने वाला है। अब इसके बाद में देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज लोकेशन ऑफ एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स की लोकेशन हमको चेक करना है, तो एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम होता है। मतलब कितना हो जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी ±2a, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी ±2a, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एंटी नोड के लिए। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा और इसकी वैल्यू कितनी है, ±2a, तो ±2a रखेंगे तो 2a साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये 2a और ये 2a हो गया कैंसिल, ठीक है ना। ये यहाँ से अगर ये कैंसिल हो चुके हैं तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास में, ±1 बचा, ये 2a को नीचे लेके चल जाओ, ±1 बचा। तो हम ऐसे लिख पाएंगे इसको, साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू +-1, +-1 आई ये वैल्यू। साइन की वैल्यू +-1 कब होती है, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा शुड बी इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए, साइन की वैल्यू +-1 कब होती है, 90 पे होती है,
यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड 2n - 1 π/2। ठीक है, 2n - 1 π/2, ये वाली वैल्यूज पर साइन की वैल्यू वो 1 होती है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था इसके अंदर में वैल्यू कौन कौन सी थी, 0, π, 2π, 3π। तो अब इनके बीच में की जो वैल्यू बची ऑब्वियसली उस पर कौन बनने वाला है, उस पर एंटी नोड ही तो बनने वाला है। ठीक है, चलिए फिर एक एक को ऐसे ही कंपेयर करके देखते हैं। तो फर्स्ट 2πx/λ इज इक्वल्स टू, सबसे पहले π/2, इसमें 0 नहीं है, याद रखिए 0 नहीं होगा इसके अंदर। तो यहाँ से π और π कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए π और π कैंसिल, 2 2 4, λ/4, λ/4। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, 2πx/λ इज इक्वल्स टू कौन है, 3/2π। यहाँ से भी π गेट्स कैंसिल, 2 2 4, x इज इक्वल टू 3/4 λ। इसके बाद का आना चाहिए 5/4 λ। ठीक है ना, π गेट्स कैंसिल, 5/4। तो ये है हमारी लोकेशंस ऑफ एंटी नोड्स। ठीक है, तो ये एंटी नोड्स की लोकेशन हुई हमारी। तो फाइनली इसको हम यहां लिख देते हैं, लोकेशंस ऑफ एंटी नोड्स आर λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। ठीक है, इस तरह के। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 0 λ/2 λ, 3 λ/2 और 2 λ, उन सब के बीच में ये वाले पॉइंट्स आते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आते हैं तो हम इसको ग्राफिकल कैसे बना पाएंगे। ठीक है, ये तो था हमारा लास्ट वाला सेक्शन। तो ये नोड्स है हमारे और ये एंटी नोड्स है, तो हम यहाँ पर उसकी वेव बनाकर देख लेते हैं और वेव बनाकर देखते हैं कि हमारे पॉइंट्स नोड और एंटी नोड कहाँ आ रहे हैं। ये होगा हमारा 0, यहाँ पे हम बोलेंगे π/2, π, 3π/2, 2π, 5/2π। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में है वेव की पॉइंट्स। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, जहाँ भी पाई दिखे उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो आप। पाई करस्पॉन्ड होता है, जैसे कि 2π करस्पॉन्ड होता है एक लैम्बडा के, तो पाई करस्पॉन्ड होता है λ/2 के, तो इसको λ/2 लिख सकते हो। तो मतलब ये किसकी लोकेशन है, अगर देखा जाए तो ये लोकेशन है λ/4 की, है ना, λ/4 की। इसको पाई को किससे रिप्लेस करना है, λ/2 से, तो ये λ/2 है, ये 3 λ/4, इसको 2 और λ/2, तो ये कितना है 1 λ है, और ये कितना है 5 λ/4। ठीक है, तो ये है हमारे लैम्बडा के फॉर्म में। क्या बात आपको समझ में आ रही है। अब हमारी चलिए नोड्स और एंटी नोड्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे लोकेशन ऑफ नोड्स। नोड्स कहाँ पे है हमारा, तो सबसे पहला नोड है हमारा 0 पर, तो हम बोलेंगे ये 0 पर, ये है हमारा नोड। उसके बाद λ/2 पर, तो λ/2 पर ये भी है नोड। उसके बाद लैम्बडा पर, तो लैम्बडा यहाँ आता है, इस पर भी नोड है, और इसके आगे मैंने नहीं बनाया, इसके आगे भी यहाँ नोड आएगा। एक्चुअली 5/2 लैम्बडा आ गया ना, यहाँ पे 3π आता है। 3π की वैल्यू होती है हमारी, लैम्बडा था ये कितना है, ये 3π है, तो पाई की जगह पर कौन आ जाएगा λ/2, 3/2 लैम्बडा। ठीक है, तो ये देखिए 3/2 लैम्बडा पे भी नोड होता है। ये है हमारे नोड्स। अब एंटी नोड कहाँ पे है, तो एंटी नोड्स आप देखेंगे, एंटी नोड की लोकेशंस λ/4, ये है λ/4, तो इस पे है एंटी नोड की लोकेशन। 3 λ/4, ये भी एंटी नोड है। 5 λ/4, ये भी एंटी नोड है। इक्वेशन चलिए बनाते हैं वेव, तो वेव बनेगी हमारी ऐसे। ठीक है, डॉटेड लाइन में भी ये है हमारे पास में लोकेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो हमारे ये कौन होगा, ये होगा नोड, दिस इज नोड अगेन, दिस इज अगेन नोड एंड नोड। ये नोड्स हो गए हमारे, और ये हो चुका है हमारा एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। यहाँ पे देखेंगे आप, जब ये लूप बनेगा, लूप कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 3 लूप बन रहे हैं, और तीनों लूप के अंदर आप देखेंगे तो ये होगा आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये वाला पार्टिकल जो होगा आपका, यहाँ वाला पार्टिकल ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ फिरता रहेगा। ये वाला पार्टिकल हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा, ये वाला पार्टिकल भी हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा। और जो हमारे लोकेशन ऑफ नोड्स आपको दिख रहे हैं, ये नोड्स वाले हमारे पॉइंट जो होते हैं ये कहीं नहीं जाते, और ये होते हैं डिस्प्लेसमेंट नोड्स, मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहने वाला है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ स्टेशनरी वेव। और ये लोकेशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स आपने देखा, ये थी हमारे पास में एंटी नोड की लोकेशन, ये थी नोड्स की लोकेशन, उसके फॉर्मूले ऐसे तरह से डिराइव करते हैं, और ये है हमारी फाइनल स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम इक्वेशन लिखते हैं। r cos ऑफ ओमेगा t, r की जगह पे हमारे पास में था 2a
साइन 2π/λ इंटू एक्स और कॉस ऑफ ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा मतलब 2πn। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। और इसके साथ में हमने जो है तो देखा था एक स्टेशनरी वेव, अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिक्स है जिसको हम रिजिड एंड्स बोलते हैं, और हमारी वेव कुछ इस तरह से है, तो ये वाला पॉइंट आपको पता है, दिस पॉइंट O इज नोड, अगेन दिस पॉइंट A इज नोड, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोड। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज एंटी नोड और दिस इज एंटी नोड। ठीक है, एंटी नोड भी आ गया हमारे पास। एंटी नोड के अंदर में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये हो गया हमारा एंटी नोड्स। अब ये पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए ज़रा कि ये अगर मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ तो इस रेफरेंस से एक नोड, यानी पहला नोड यहाँ आया है और दूसरा नोड यहाँ आया है, तीसरा नोड यहाँ आया है, तो दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, दो नोड के बीच में जो डिफरेंस है, वेव में हमने ये पढ़ा है, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, दिस इज λ/2। तो एक नोड से दूसरे सक्सेसिव नोड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, λ/2 हुआ। बट अगर मैं कहूं कि ये एक एंटी नोड है और ये एक नोड है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस हुआ दैट इज λ/4। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ। तो हम यहां पर आज जो एक पॉइंट देखने वाले हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ये वाला पॉइंट हमको यहां से डिराइव करना था। क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, इसको अगर मैं और करेक्ट करूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज λ/2। अब ये बेटर है, कोई भी दो नोड या दो एंटी नोड, देखिए ये दो एंटी नोड आपको दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/4, तो λ/4 प्लस λ/4 इज λ/2। तो दो एंटी नोड होने दो या दो नोड्स होने दो, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है λ/2। और डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, ये नोड और इसका एंटी नोड, ये नोड और इसके बाद का एंटी नोड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है λ/4। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो ये वाला पॉइंट भी हमको देखना था। हमने लोकेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स देखने के बाद में ये वाला प्लॉट किया है डायग्राम, और इसको हमने कहा है कि ये हमारी स्टेशनरी वेव, इसके अंदर में बन रहे हैं लूप्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी हमको ये देखना है। चलिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, द डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव। इस पॉइंट को देखिए जरा, ये जो पॉइंट हमको बताया जा रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको फिर से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करके बताता हूँ। ये होगा हमारा एक रिजिड एंड, यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया होगा, तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से एक वेव ऐसा गई है। ठीक है, और जब वेव यहाँ पहुँची है तो ये पहुँचा है ट्रफ, तो ट्रफ का क्योंकि ये रिजिड एंड है, अगर रिजिड एंड से टकराती है हमारी ट्रांसवर्स वेव, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, रिजिड एंड से जब ये टकराएगी तो वापस कौन आएगा, इसका फेज चेंज होगा और ये ट्रफ का क्रेस्ट बनकर वापस आएगी। ठीक है, तो हमको ये बात पता है कि एक ट्रफ जाता है तो क्रेस्ट वापस आएगा, क्रेस्ट जाता है तो ट्रफ वापस आएगा, किससे टकराकर, रिजिड एंड से, मतलब ये डेंसर मीडियम से। ठीक है, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से टकराकर वापस आने वाला। तो ये वाला डिस्टर्बेंस हमने देखा कि डिस्टर्बेंस जो है ये कन्फाइंड है, ये दोनों के बीच में ही डिस्टर्बेंस, ये दो फिक्स्ड हमारे पॉइंट्स है, रिजिड एंड्स है, इन दोनों के बीच ही हमारा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो फॉरवर्ड मोशन ऑफ द डिस्टर्बेंस from one particle to the adjoining particle and so on beyond this particular region. Third point, the total energy associated with stationary wave is twice the energy of each of incident and reflected wave, but there is no flow of transference of energy along the stationary wave. ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, the total energy associated with stationary wave is twice,
यानी कि एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड वेव, इनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जीज का सम हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी वेव, बट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। एनर्जी ट्रांसफर किसको कहते हैं? एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट पर जो पार्टिकल एक क्रेस्ट बनाता है उसके बाद वाला पार्टिकल एक और क्रेस्ट बनाता है, तो एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता है, वो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन अ मीडियम in a standing wave which are permanently at rest. These are called as nodes and the distance between two consecutive nodes is lambda by 2. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि दो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टर्बेंस जीरो होता है यानी कि एम्पलीट्यूड जीरो होता है, उनको नोड्स, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्बडा बाय 2 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज नोन एज एंटीनोड. The distance between two consecutive antinodes is also lambda by 2. The distance between a node and adjoining or adjacent antinode is lambda by 4. ये पॉइंट भी हमने अभी देखा है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन था। नेक्स्ट इज द मीडियम स्प्लिट्स अप into number of segments. Each segment is vibrating up and down as a whole. ठीक है, हमारे जो लूप्स बने हैं उसको बोला जाएगा। All the particles in one particular segment vibrate in same phase. Particles in two consecutive segments differs in phase by 180 degree. चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसको एक सेगमेंट बोला जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ लूप्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे दो लूप बने हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 लूप बने हैं मतलब 3 नोड हो गए हैं। अब देखेंगे आप ये सारे पार्टिकल, एक्चुअली ये डॉटेड लाइन को भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है, इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, और इस तरह से ये सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। और हमने जो एक्चुअली इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन में देखिए आप 2a साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, x बदलता है। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे जाने के बाद आपको x की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड इस तरह बदलता है। और अब इस वेव को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सब की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इस तरह हर एक का डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। देखिए ये वाला पार्टिकल हमेशा सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, ऊपर इतना और नीचे भी इतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये कंप्लीट क्रेस्ट नहीं बना सकता। हमारे जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसमें होता यह है कि डिस्टर्बेंस पहले को मिलता है, वो क्रेस्ट बनाता है, फिर वो दूसरे को डिस्टर्ब करता है, क्रेस्ट बनाता है, तीसरे को डिस्टर्ब करेगा, वो भी क्रेस्ट बनाएगा। मतलब हर पार्टिकल अपना क्रेस्ट ट्रांसफर करता है। लेकिन यहाँ ये होता है कि ये सारे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, उसी समय ये सारे पार्टिकल नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये कहेंगे कि फेज डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये डिफरेंट फेज है। फेज डिफरेंस कितना है? पाई रेडियन का। ठीक है, 180 डिग्री का फेज चेंज, 180 डिग्री का फेज चेंज यहाँ पे है। सारे पार्टिकल जा रहे हैं अप, ये सारे पार्टिकल जा रहे हैं डाउन। मतलब ये वाले सारे सेगमेंट ये सब के सब इन फेज है, ये सब के सब भी इन फेज है, लेकिन दोनों सेगमेंट के पार्टिकल्स ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे, तो ये हो गए आउट ऑफ फेज। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट नोड्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन विद द सेम टाइम पीरियड। अब देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर कि ये पार्टिकल भी SHM कर रहा है, ये पार्टिकल भी SHM कर रहा है, ये पार्टिकल भी SHM, ये भी SHM, बट इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है। पहले का एम्पलीट्यूड बहुत कम है, ये फर्स्ट वाला जो है हमारा पॉइंट ये तो 0 ही है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड तो 0 हो गया, लेकिन ये वाले का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लोवेस्ट है और इसका हाईएस्ट है। तो मतलब हम देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, फिर भी ये सेम टाइम में एक चक्कर पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो क्या होता है, ये ऊपर जाकर यहाँ नीचे आएगा मीन पोजीशन पर वापस, तो तब तक ये भी मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वापस मीन पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑसिलेशन जो होता है तो इसका और ये वाले पार्टिकल का दोनों का सेम टाइम पर होता है, तो टाइम पीरियड इनका होगा सेम। नेक्स्ट, the amplitude of vibration of particles varies from 0 at nodes to maximum at antinodes. The same thing, यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखिए आप, एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर, और यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बस यही पॉइंट है, समझने वाली बात यही है कि यहाँ से यहाँ पर पहुँचने तक एम्पलीट्यूड हो गया है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू देखिए चेंज होती है, साइन की वैल्यू चेंज होकर मैक्सिमम हो जाएगी, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, इसीलिए हो जाएगा 2a।
और साइन की वैल्यू 0 होती है एट स्टार्ट पॉइंट एंड नोड्स, और ये सारे नोड्स पर उसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट, twice during each vibration all the particles of medium pass simultaneously through their mean position। ठीक है, ये तो बात समझने वाली है सिर्फ कि all particles of medium जो है वो simultaneously mean position से पास होंगे एक वाइब्रेशन में 2 बार। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ स्टेशनरी वेव आर सेम एज फॉर द कॉम्पोनेंट वेव्स। ठीक है, दोनों वेव्स का टाइम पीरियड और वेवलेंथ सेम होना चाहिए, तभी स्टैंडिंग वेव हमारी बन पाएगी। ठीक है, next is velocity of particles while crossing mean position varies from maximum at antinodes to 0 at nodes। obviously जिस पार्टिकल का वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ये पॉइंट हमने समझा था। एंड द लास्ट पॉइंट इज द स्टैंडिंग वेव इफ एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट वेव आर नॉट इक्वल, यानी अगर दोनों वेव जो इंटरफियर हो रही हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर इक्वल ना हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट नोड्स विल बी मिनिमम बट नॉट ज़ीरो, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा बल्कि जो है मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस को याद कीजिए, इंटरफेरेंस के अंदर में ये पॉइंट हमने क्लियरली देखा था। देयरफॉर सम एनर्जी विल पास अक्रॉस नोड्स एंड वेव्स विल बी पार्शियली स्टैंडिंग। कंप्लीटली स्टैंडिंग वेव हमको नहीं मिल सकती है, क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्टैंडिंग वेव के लिए हमारे दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और टाइम पीरियड सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ध्यान से याद रखिए। एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैं बताता हूं कि देखिए ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए इसको। इसके ऊपर में थ्योरी क्वेश्चन पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर प्रेशर एंटी नोड्स। देखिए एंटी नोड और नोड का एक मीनिंग समझ लीजिए। व्हाट इज अ नोड? जहां पर हमको मिनिमम या जीरो वैल्यू मिलती है। ठीक है, वैल्यू क्या मिलती है? जीरो या मिनिमम, यानी कि एक नोड इज अ वर्ड टू डिस्क्राइब द मिनिमम और जीरो वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट नोड है तो वो क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन उसी समय वहां पर प्रेशर का जो चेंज है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम टर्म इज एसोसिएटेड विथ एंटी नोड्स। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जैसे कि एंटी नोड के ऊपर में होता है, एंटी नोड को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम, ये जो पॉइंट है, एक है जीरो मिनिमम या फिर एक है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इज एसोसिएटेड विथ एंटी नोड एंड जीरो इज एसोसिएटेड विथ नोड। तो हम क्या बोलते हैं, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसको डिस्प्लेसमेंट नोड बोलेंगे, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उसको डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। उसी तरह से जहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, यानी कि यहां पे देखिए यहां होगा प्रेशर, चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम, यहां क्या होगा? चेंज इन प्रेशर इज मैक्सिमम। जहां पर प्रेशर का चेंज मैक्सिमम होता है उसको प्रेशर एंटीनोड बोला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान से रखिए यहां पे याद कि प्रेशर एंटीनोड किसको बोला जाएगा? जहां पे प्रेशर का चेंज मैक्सिमम, प्रेशर का चेंज मैक्सिमम। ठीक है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा नोड पर। क्यों ऐसे होगा? देखिए अगर ये वेव हमारी यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां पे है, ये नोड है हमारा डिस्प्लेसमेंट नोड, यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाला है। अब ये वाले पार्टिकल ने समझ लो इस पार्टिकल को कहा कि वाइब्रेट करो, क्योंकि एवरी पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को बोलता है वाइब्रेट करने के लिए। अगर वो पार्टिकल वाइब्रेट करे तो ये ट्रैवलिंग वेव बनती है। तो लास्ट वाला पार्टिकल हमारा, सेकेंड लास्ट वाला पार्टिकल हमारा, लास्ट वाले पार्टिकल जो कि रिजिड एंड पर है उसको कहेगा कि ऑसिलेट करो, और वो पार्टिकल जवाब देगा कि नहीं करता है बोल के। ठीक है, तो जब आपको सामने वाले से एक रिप्लाई मिलेगा और नहीं का रिप्लाई मिलेगा, आपने एक बंदे को कहा एक काम करने के लिए और उसने बोल दिया सीधा जा नहीं करता, ऐसा बोल देने से प्रेशर क्रिएट होता है। उसके दिमाग में नहीं, अपने दिमाग में तो होता ही है। हमने उसको ऑर्डर किया और उसने हमको डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया नहीं करता है बोल के, तो ये होता है प्रेशर क्रिएट। तो देयरफॉर यहाँ पर प्रेशर का चेंज मैक्सिमम हो जाएगा। यानी ये पार्टिकल वाले ने इस पार्टिकल को बोला है वाइब्रेट करने के लिए, वो नहीं करा क्योंकि वो रिजिड एंड पर है। तो यहाँ पर होता है प्रेशर का चेंज मैक्सिमम, तो चेंज इन प्रेशर इज मैक्सिमम, देयरफॉर इसको क्या कहते हैं? प्रेशर एंटीनोड कहते हैं। और जहाँ पर चेंज इन प्रेशर इज मिनिमम उसको प्रेशर नोड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेशर नोड।
प्रेशर नोड कौन से हो जाएंगे फिर हमारे, जहां हमारा एंटी नोड है, एंटी नोड है हमारा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये वाले पार्टिकल को देखिए, इससे पहले वाला पार्टिकल समझ लीजिए, ये वाले पार्टिकल ने इस पार्टिकल को कहा कि वाइब्रेट करो, और उसने बोला कि कोई बात नहीं बड़े भाई, तुमसे ज़्यादा कर लेंगे हम। इसने जितना एम्पलीट्यूड किया होगा ना, उससे ज़्यादा इसने कर लिया है। मतलब आपने एक बंदे को कहा कि भाई मुझे कुछ काम कर दो या पानी पिला दो, और उसने बोला कि पानी नहीं यार, मैं तुम्हारे लिए एकदम ठंडा ले आता हूँ कुछ, तो मतलब क्या होगा, हमको खुशी हो जाती है। वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं आया भाई, कोई प्रेशर ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर प्रेशर का चेंज मिनिमम है, कोई प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेशर चेंज ना होने की वजह से इसको नो प्रेशर जोन यानी कि प्रेशर नोड कहा जाएगा। और मैंने कहा कि नोड जो होता है ये एसोसिएटेड टर्म है विद जीरो, और एंटी नोड इज एसोसिएटेड टर्म विथ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में आ गई है, तो ये वैल्यू को याद रखिए। ज़्यादातर जो हमारे यूज़ में आता है वो ये होते हैं नोड्स एंड एंटी नोड्स। बस नोड्स को मैं कभी कभी ये कहता हूँ बच्चों से, याद रख लो, नोड्स मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हो जाएगा। बस इतना याद रख लो, नो डिस्प्लेसमेंट ऐसा याद रख लो कुछ। तो एक ट्रिक हो जाती है याद रखने की हमारी, और उससे हमको कुछ याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। इलॉजिकल पॉइंट भी होना फिजिक्स में, याद रखने के लिए कुछ भी चलता है भाई। ठीक है, कर सकते हो, इलॉजिकल पॉइंट भी अपने बना सकते हो, खुद के आप नेमोनिक्स बना सकते हो याद रखने के लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक के? ओके, चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, द स्टेशनरी वेव produced on string is represented by the equation y is equal to 5 cos pi x by 3 sine of 40 pi t, where x and y are in centimeters and t is in second. The distance between consecutive nodes is, ठीक है, हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है हमको कि ये वाली जो इक्वेशन आपको दी गई है ये हमारे स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, और इसमें से बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, डिस्टेंस ऑफ नोड्स, दो नोड्स का डिस्टेंस हमको निकाल। बेसिकली आपको सॉल्व एग्जांपल तो इसी टाइप के देखना पड़ेंगे। सॉल्व एग्जांपल में जैसे जैसे आप बेसिक लेवल से बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हायर न्यूमेरिकल्स आपको आते जाएंगे। तो अभी ध्यान से देखिए, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स कितना होता है, हमको जो निकालना है वो है लैम्डा बाय 2। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, तो हमको निकालना है लैम्डा बाय 2, देयरफॉर लैम्डा तो निकालना ही पड़ेगा। फाइंड लैम्डा। लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं पहले। स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी हमारी y इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी होगी, देखिए यहाँ पे cos के साथ अगर kx का टर्म है तो आपको भी cos के साथ लेना चाहिए, आप साइन के साथ मत लो उसको, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये साइन। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन और गिवन इक्वेशन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो दोनों कंपेयर करने से क्या मिला, एम्पलीट्यूड मिल गया 5। ठीक है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, बट ये पूछा नहीं है क्यों निकाल रहा है, बस निकाल दिया ऐसे ही। अब कॉस का एंगल देखिए, इसको हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि 2 पाई एक्स बाय लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू पाई एक्स बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से एक्स पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ से 3 2 6 हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू 6, और वैल्यू आ जाएगी उसकी सेंटीमीटर, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है कि लैम्डा बाय 2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी। तो हमने जस्ट इसको कंपेयर करके निकाल दिया। अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें पूछता, जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लेता, तो 2 पाई एन ओमेगा की वैल्यू 40 पाई हो जाती। अगर आपको पूछ लेते कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप क्या करते हैं, ये 40 पाई को 2 पाई से डिवाइड कर देते, और जो वैल्यू आपके पास में आती 20 समझ लो, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती थी। ठीक है, तो ये हो जाता था। इस तरह से आपको यही न्यूमेरिकल को आप और अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। Find the distance between number 1 two consecutive nodes, number 2 a node and adjacent antinode if frequency of wave is 1000 Hz। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको गिवन है, क्या गिवन दिया हमारे को, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड थिंग हमको क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1000 Hz, और अब हमसे पूछा है कि लैम्डा बाय 2 फाइंड आउट करो एंड लैम्डा बाय 4 भी फाइंड आउट करो। ठीक है ना, दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। तो सबसे पहले लैम्डा ही निकालना है, मतलब, तो चलिए निकालते हैं लैम्डा। तो लैम्डा के लिए हमको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू n लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू v बाई n। ठीक है, ये वैल्यू हो गई है। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे कि लैम्डा इक्वल्स टू
velocity is 300 divided by 1000, इट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/10, मतलब कि 10⁻1 है, ऊपर आकर 10⁻⁻1 0.3 मीटर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई है 30 सेंटीमीटर। ये आ गया है लैम्डा। अगर लैम्डा 30 सेंटीमीटर है, देयरफॉर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा λ/2 की वैल्यू दैट इज 15 सेंटीमीटर, एंड नंबर 2 का आंसर हमारा हो जाएगा λ/4 दैट इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम। ये हो गए हमारे दोनों आंसर। तो ये हमको पूछा था कॉन्सेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स और दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। ओके, लेट्स सी। तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, इस क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि द two simple harmonic progressive waves are represented by y1 equals to 2 sin 2 pi 100t minus x by 60 and y2 equals to 2 sin 2 pi 100t plus x by 60। ऑब्वियसली ये एक वेव है जो चल रही है, यहाँ पे देखिए माइनस है। जब ये दोनों में से किसी एक के पास में माइनस होता है, इसका मीनिंग होता है ये चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये चल रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब देखिए हमको क्या क्या पूछा है। फाइंड एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड, लूप लेंथ एंड वेव वेलोसिटी। इतनी सारी चीजें हमसे उसने पूछा है। चलिए सबसे पहले जो है तो हम एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड वगैरह सब निकालने वाले हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं स्टेशनरी वेव की। देखिए हमको ये पता है कि स्टेशनरी वेव बनती है y1 प्लस y2 से। ठीक है, तो हम ऐसे लिख पाएंगे y इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ 2 पाई 100t माइनस x बाई 60। ठीक है, अगर आप इसको अंदर ले जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 200 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स बाई 60। ठीक है, ऐसा लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लस 2 साइन 2 पाई 100t प्लस एक्स बाई 60। अब ये दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास एक इक्वेशन होती है जो कि इस तरह की है, a साइन 2 पाई टी, यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा टी और माइनस के एक्स। ठीक है, ये फॉर्म कैसा दिख रहा है आपको? ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है a साइन 2 पाई एन बोले तो ओमेगा टी और ये माइनस के एक्स। ठीक है, इस तरह का फॉर्म आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर ये फॉर्म इस तरह का है तो मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होगा, ये दो इक्वेशन होते हैं जिसके अंदर से एक इक्वेशन है आपके, ये दो इक्वेशन होती है जिसमें से एक इक्वेशन है आपकी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी इक्वेशन होगी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जब ये दोनों ऐड होंगे तो साइन के साथ ओमेगा टी का टर्म चला जाएगा और कॉस के साथ में के एक्स का टर्म चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये साइन के साथ जाता है और जो के एक्स होता है ये सेकंड टर्म होता है ये कॉस के साथ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इक्वेशन कैसी बनेगी हमारी। तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 2a। इक्वेशन कैसी होती है हमारी? 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a। a कितना है? a की वैल्यू दोनों के पास में, a की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? ये ओमेगा टी की वैल्यू है 2 पाई इंटू 100t ओमेगा टी कॉस के एक्स। के की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई एक्स बाय 60। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड वाला टर्म था ये चला गया कॉस के साथ और जो फर्स्ट वाला टर्म था आपका ये चला गया साइन के साथ। तो ये वाली बात को आपने ध्यान से याद रखना है। तो ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ, यानी कि 2a, ऐसा बोल सकते हैं ना, 2a साइन 2 पाई इंटू 100। तो ये हो जाएगा 200 पाई टी इंटू, अच्छा आपको इस तरह से याद है ना इक्वेशन, 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इंटू साइन 200 पाई। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये हो गई फाइनल इक्वेशन। तो हम ये बोलते हैं कि बट स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है साइन ओमेगा टी लिखो या 2 पाई एन टी लिखो तो भी चलेगा। अगर इसको 2 पाई एन टी लिखा तो इसको पहले जैसा रहने देते हैं 2 पाई 100t, बहुत आसान हो जाता है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये हो गया हमारी गिवन इक्वेशन। दोनों को हम करते हैं कंपेयर, दोनों को कंपेयर करते हैं और वैल्यू हमको क्या मिलती है? a की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से 2 मिलती है, 2 तो ये स्टैंडर्ड हो गया, 2 की वैल्यू, a की वैल्यू 2 मिल गई है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है तो लैम्बडा कितना मिल रहा है यहाँ से? बाय कंपेयरिंग लैम्बडा इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर
एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वेशन दोनों सेंटीमीटर में है, देखो y इन सेंटीमीटर, देयरफॉर, और लैम्बडा की वैल्यू 60 आ गई है, और एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से ये भी निकाल लेंगे हम 2 पाई एन टी, तो एन की वैल्यू 100 हो जाएगी, एन की वैल्यू 100 हर्ट्ज। ठीक है, ये भी निकाल लिया हमने। तो इस तरह से हमको ये 3 तो बेसिक वैल्यूज मिल चुकी है, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो पहला हमको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड। एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड, एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू मैक्सिमम को निकालना है। व्हाट इज आर, 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा, है ना, इसकी वैल्यू। तो आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्स इज इक्वल टू, आर मैक्स मतलब ये, इसकी वैल्यू पूरी 1 हो जानी चाहिए, 2a होना चाहिए, जब cos 2 पाई x बाय 60 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, उस वक्त में हमारे पास आर मैक्स होगा 2a, तो देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये है हमारा फर्स्ट आंसर, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको 4 सेंटीमीटर मिलता है। ठीक है, 2a मिलता है, ऑब्वियसली इक्वेशन इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन को याद रखो, मेन इक्वेशन क्या है आपकी 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा, तो ये पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बचेगा आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होता है, a की वैल्यू 2 है, तो देयरफॉर इट इज 4 सेंटीमीटर। सेकंड क्या निकालो बोला है, सेकंड हमको बोला है निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड, मतलब लैम्बडा बाय 4 पूछा है, लैम्बडा बाय 4 पूछा है, व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा इज टू 60, तो लैम्बडा बाय 4 इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, थर्ड क्या पूछा है, लूप लेंथ। व्हाट इज लूप लेंथ एक्चुअली, एक लूप आपको याद होगा, ये लेंथ को बोलते हैं लूप लेंथ, लैम्बडा बाय 2। ठीक है, एक लैम्बडा बाय 2 को लूप लेंथ कहा जाता है, तो लूप लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्बडा बाय 2 इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लूप लेंथ यानी कि लैम्बडा बाय 2 और इट इज 30 सेंटीमीटर। एंड लास्ट पूछा है हमसे वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी हमको फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, देयरफॉर वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू n इज 100 इंटू लैम्बडा इज 60। 60 को 0.6 अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, मीटर कर देंगे अगर इसको तो 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन स्टेशनरी वेव के बारे में। तो इसके बाद के लेक्चर में बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ में, हम इसके बाद देखने वाले हैं स्ट्रिंग वेव्स, यानी स्ट्रिंग पर स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होती है और उसके रूल्स और उसके फॉर्मेशन और उसके बहुत सारे वैल्यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।